हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी। तो आप क्या करना है, आप लोगों को उसके नोट्स बनाने हैं और सबको याद करना है। जब याद कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स के लास्ट 12-13 साल के क्वेश्चन कोशिश करी कि सर्च करके उनको सॉल्व करा जाए आपके साथ। तो आपको आइडिया होगा जो आपने पढ़ा है वो आपका यूज़ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग भी डाल दी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। तो अब जब आप इन क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले अपनी आप जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, मैंने जो आपको दिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, बल्कि याद कर लें। ठीक है, सारी डेफिनेशन वगैरह, तभी आप आसानी से उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। और जब याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको इस यूनिट के फर्स्ट यूनिट के बहुत ईजी लगेंगे। देखिए जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन दी है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये क्वेश्चन देखिए आपका 2 बार आ चुका है, 18-19 में भी आया है और 14-15 में भी आया है। तो हमसे सिर्फ ये पूछा है, अगर आपको इनके फार्मूले भी याद नहीं है तब भी आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि फार्मूले याद हों। जैसे प्लस ये पूछता है, ये जो अबव रिएक्शन है क्या है, कौन सा है। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन की भी याद होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की भी याद होनी चाहिए और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की भी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उन सब की डेफिनेशन याद कर लिए और उन डेफिनेशन के यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं और दोनों ही एक्वस फॉर्म में आ रहे हैं। तो शायद मैंने ख्याल से ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, देखिए Ba कहाँ पे ऐड हो रहा है, ये यहाँ पर आके ऐड हो रहा है। ठीक है, और Na सोडियम जो है क्लोरीन के साथ आके ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आपने कैसे पहचाना डबल डिस्प्लेसमेंट, जब आपको डेफिनेशन याद होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ाया था कि उसके अंदर 2 आयंस अपने आप को इंटरचेंज करते हैं या 2 एटम आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो 2 डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और उसके साथ साथ BaSO4 जो होता है एक सॉलिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, एज ए प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो क्या हो गया, सिंपली ये प्रिसिपिटेशन हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है खाली, और डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे 2 एटम इंटरचेंज होते हैं या 2 आयन होते हैं। और उसमें देखिए यहाँ पे दोनों एक्वस थे, एक्वस मिले क्या बन रहा है, एक सॉलिड बन रहा है। ठीक है, प्रिसिपिटेट बन रहा है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप चौक पानी में घोल दें तो जो नीचे बैठ जाता है कुछ तो उसमें मिक्स हो जाए, कुछ नीचे बैठ जाएगा। तो जो गाढ़ी चीज़ जो नीचे बैठती है, जो इनसॉल्युबल चीज़ होती है, वो प्रिसिपिटेट कहलाती है। तो साफ आप आसानी से अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट कह लिए या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कह लिए, साफ नज़र आ रहा है कि 2 एक्वस सोल्यूशन हमने मिलाया तो हमें एक सॉलिड मिल रहा है और एक हमारा, तो ये क्या होगा, BaSO4 बैरियम सल्फेट जो वो नीचे बैठ जाएगा इसके साथ सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, जिसका दूसरा नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके अंदर हमेशा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, सॉलिड नज़र आ रहा होगा, तो आप आसानी से पहचान लेंगे अगर आपको डेफिनेशन याद होगी। ठीक है, और ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपका किस में आया है, 18-19 में आया है। ठीक है, तो मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको याद होगी इसकी डेफिनेशन तो आप आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं। साफ नज़र आ रहा है। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, एक रिएक्टेंट होता था, वो 2 में टूटता था। तो आपका सिंपली आसानी से आप इसको मार्क कर सकते हैं, डिकम्पोज हो गया। वाटर हमारा किस में डिकम्पोज हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। 2017-18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या, और सिंपली बताया था रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट आपकी एवॉल्व होती है। तो रेस्पिरेशन की एक डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें, ये भी रेस्पिरेशन होता है। और जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो खाना होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारा किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, और जिससे हीट एनर्जी निकलती है इसमें जब ब्रेक होता है तो, और उससे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो जब भी हीट एवॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो आप इसको याद कर लिए, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और रेस्पिरेशन आप बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ा होगा आपने या पढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन भी शायद मुझे कुछ ध्यान होता है कि नोट्स में था, नहीं था तो आप देख लिए। ये 3 बार आ चुका है, 15, 16, 12, 13 और 10, 11 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें पूछा है ये जो आपका रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, फिर देखिए वही आ गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर बेटा आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से याद हैं तो आप ये क्वेश्चन करने में मेरे ख्याल से आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, जैसे हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, 12-12 साल के 13-13 साल के क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़िए, मेहनत करिए। तो ये पूछा ये एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद नहीं है। हीट कर रहे हैं तो देखिए एक तरफ आपका क्या है, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही आपका कंपाउंड है और ब्रेक हो रहा है ये। ठीक है, तो आप थोड़ा खुद कोशिश करिए इसको आंसर करने की। तो जिसका आंसर आपका क्या हो सकता है बताइए इसमें, अगर जो आंसर कर रहा है डिकम्पोजिशन तो उसका आंसर करेक्ट हो गया, आपका डिकम्पोज हो रहा है 2-3 चीज़ों में, सिंपली डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन याद कर लिए। अब नेक्स्ट देखिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने पढ़ाया था रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपली 3 समझाई थी उसकी डिफिनीशन कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। समझ में आ रही बात। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन किस में हो रहा है, तो जो बच्चे की समझ में आ रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, अगर वो आंसर कर रहा है सी तो उसका ठीक है। कैसे, देखिए जिंक ऑक्साइड था, ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, जब ऑक्सीजन आपको पता है निकलता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन हो गया आपका, रिडक्शन। और जो चीज़ ऑक्सीजन गेन करती है कार्बन में ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस वाले रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी ऑक्सीजन एक साथ हो रहा है, तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, और किसी रिएक्शन में नहीं हो रहा। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन में एक साथ, ये नहीं खाली एक चीज़ हो रही हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबकी सारे केमिकल इक्वेशंस को आपको समझ के डेफिनेशन याद करनी है, तभी ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, बाकी इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। रिएक्टिविटी सीरीज में मैं 12-13 एलिमेंट, 12-13 मेटल्स लिखे थे, और मैंने बताया था जो मेटल्स ऊपर हैं वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए और इसका आंसर करिए, आसानी से आंसर कर लेंगे। हमें पता है ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में अगर आप कॉपर डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर कुछ भी नहीं कर पाएगा सोडियम का, क्योंकि कॉपर बहुत नीचे है, सोडियम बहुत ऊपर है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा। ऐसे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्यूशन में है, अगर आप एल्युमिनियम के, तो एल्युमिनियम भी कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं डिस्प्लेस कर सकता मैग्नीशियम को। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और एल्युमिनियम आपका नीचे। कहने का मतलब है मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें भी। अब आयरन सल्फेट है, आपने सिल्वर मेटल इसके अंदर डाला, तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कैसे आप जान पा रहे हैं रिएक्शन होगा नहीं होगा, जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लेंगे तो ये आपका सेकंड में आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट देखिए, ये भी कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा, सिल्वर नहीं डिस्प्लेस कर सकता आयरन को, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। अब AgNO3 है, अब कॉपर है, हाँ अब ये रिएक्शन आपका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, तो कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को। तो करेक्ट आंसर इज, जिसने आंसर डी दिया है उसका आंसर डी ठीक हो जाएगा।